हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से आपके लिए एक नई श्रृंखला मैंने शुरू की है, जिसमें अब हम आपसे उत्तर प्रदेश के जीके के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज से हम उत्तर प्रदेश जीके को विगतवार काफी विस्तृत पढ़ते हुए, जो कि आपके लिए उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वह पीसीएस का क्यों ना हो, उसके लिए भी आपके लिए यह उपयोगी साबित होगा। और परीक्षा वाणी का पूरा सार मैं इसमें शामिल करूंगा और आपके लिए उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। उत्तर प्रदेश के विषय में, चाहे वह आपका इसका भौगोलिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, इन सबकी चर्चा मैं आपसे करते हुए इस उत्तर प्रदेश जीके को कंप्लीट करूंगा। तो आज सबसे पहले इसके अध्याय 1 को मैं जो कि परीक्षा वाली से मैंने शामिल किया है, इसमें आज आपसे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो उत्तर प्रदेश के संबंध में है उससे मैं आप शुरुआत करूंगा, और उसके बाद इसके बढ़ते हुए क्रम में काफी विस्तृत तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की जीके को आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक लिया कि उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन। संक्षिप्त अवलोकन का मतलब यह है कि सबसे पहले हम इसके विषय में एक संक्षिप्त तौर पर जानकारी लेंगे कि किन किन प्रकार से क्या क्या हमको आगे पढ़ना है और किन किन तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला हमने जो पार्ट लिया है राजनीतिक एवं प्रशासनिक संक्षिप्त। सबसे पहले किसके विषय में चर्चा करेंगे? राजनीतिक एवं प्रशासनिक के विषय में। तो सबसे पहली बात है कि प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं, बहुत महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। अब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18 मंडल। और मंडल की जगह पे कभी कभी संभाग भी लिखा मिल सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक जिलों वाला मंडल, किस ऐसे कौन कौन से मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। तब आपको याद रखना है लखनऊ, कानपुर और मेरठ। लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल, तीन ऐसे मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक 6 जिले हैं, इसमें शामिल है। उसके बाद आपका आता है न्यूनतम जिलों वाला मंडल। ऐसे कौन कौन से मंडल हैं जिसमें सबसे कम जिले शामिल हैं? तो उसमें आपको याद रखना है मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ये 5 ऐसे मंडल हैं जिसमें 3-3 जिले शामिल हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाले मंडल में लखनऊ, कानपुर और मेरठ हो जाएगा, जिसमें 6-6 जिले शामिल हैं। और न्यूनतम जिले वाले मंडल में आपका मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, यानी कि ये 5 ऐसे मंडल हैं जिसमें कितने जिले शामिल हैं? 3-3 जिले शामिल हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं। प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तब आपका जवाब हो जाएगा प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। और एक बहुत फेवरेट प्रश्न रहा है एग्जामिनर का कि 17वां नगर निगम कौन सा है। जो सबसे अंतिम नगर निगम बना है वह है शाहजहांपुर। आपको क्या याद रखना है? 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, जिसका गठन अप्रैल 2018 में हुआ है। अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया था, आपको याद रखना। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न उठाता है कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय का नाम कुछ दूसरा है और जिले का नाम कुछ दूसरा है। तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ लेता है। जैसे जिले का नाम है अमेठी। अमेठी जिले का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो वह गौरीगंज में है। कहाँ है? अमेठी जिले का मुख्यालय गौरीगंज में है। उसी तरीके से संत कबीर नगर है, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद में है। आपको याद रखना है कि संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। फिर आपका आता है गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। आमतौर पर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो नोएडा को जिला समझ लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में है। और इसका चूंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में है और एक बड़ा शहर है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वह वहाँ पे है नोएडा में। फिर आपका आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी का मुख्यालय आपका मंझनपुर में है। फिर आपका आता है भदोही। भदोही का मुख्यालय आपको ज्ञानपुर में याद रखना है। फिर अम्बेडकर नगर, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर। और अम्बेडकर नगर और कानपुर देहात, दो ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय के नाम लगभग समान है, इसलिए एग्जामिनर यहाँ से आपको फंसाता है। तो अम्बेडकर नगर के संबंध में आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय अकबरपुर है और कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। यदि अकबरपुर माती आ जाएगा तो वह कानपुर देहात का मुख्यालय है, और डायरेक्ट अगर अकबरपुर आ जाए तो वह अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय होगा। फिर आपका आता है कुशीनगर। तो कुशीनगर का मुख्यालय क्या है? पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। फिर आपका आता है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय हो जाएगा नौगढ़। आपको याद रखना है सिद्धार्थ नगर जिले का मुख्यालय क्या है? नौगढ़। फिर आपका आता है सोनभद्र। सोनभद्र जिले का मुख्यालय क्या है? रॉबर्ट्सगंज। आपको क्या याद रखना है? सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। फिर आपका आता है जालौन। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई। फिर आपका आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का मुख्यालय हो जाएगा आपका फतेहगढ़। आपको क्या याद रखना है? फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। फिर एक आता है आपका संभल। संभल का मुख्यालय क्या है? पवासा। तो ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण जिले थे आपके लिए जिनका मुख्यालय उनके जिले के नाम से नहीं मिलता है बल्कि दूसरा नाम है, उसकी मैंने आपसे चर्चा की। अगर मैं एक बार फिर से रिकॉल करूं, अमेठी गौरीगंज, संत कबीर नगर आपका खलीलाबाद,
गौतम बुद्ध नगर नोएडा, फिर आपका कौशाम्बी मंझनपुर, भदोही ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर और कानपुर देहात आपका अकबरपुर माती हो जाएगा, कुशीनगर पडरौना, फिर आपका सिद्धार्थ नगर नौगढ़, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, जालौन उरई, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ और संभल पवासा, ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी। आखिर प्रदेश का नाम कब कब क्या था? प्रदेश का नाम विभिन्न समय बढ़ने के साथ साथ उसका परिवर्तन भी होता रहा। जैसे प्रदेश के नाम में सबसे पहले 1836 में इसका नाम क्या था? अगर आपसे सबसे पहला नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। आपको क्या याद रखना है कि 1836 से वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 यानी कि 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है। फिर 1877 से जो आपका 1877 है उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। क्या नाम हुआ है? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, जो कि 1902 तक रहा है। फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत। विभिन्न परीक्षाओं में हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो वहां पे यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत लिख के आता है। तब आपको याद रखना है कि 1937 से इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत था और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध, याद रखना उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध। फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत हो गया और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। फिर राजधानी के संबंध में, प्रदेश की राजधानी के संबंध में आपको याद रखना है कि 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी। फिर 1858 से इसकी राजधानी प्रयागराज यानी कि तब का इलाहाबाद और वर्तमान का प्रयागराज, 1858 से इसकी राजधानी बनी। फिर 1920 से लखनऊ आंशिक, यहाँ दो तरीके के प्रश्न पूछेगा। 1920 से लखनऊ आंशिक तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से, 1920 में लखनऊ आंशिक तौर पर और 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी बनी। 1836 से राजधानी क्या थी? आगरा। 1858 से राजधानी हो गई थी प्रयागराज। फिर आपका 1920 में आंशिक तौर पर लखनऊ बनी थी। फिर 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई थी। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का पुनर्गठन, तो इसके संबंध में याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था। फिर राज्य के विभाजन के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। पॉलिटी में मैंने इसके विषय में आपको पढ़ाया था कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका पुराना नाम उत्तरांचल था, वर्तमान में उत्तराखंड हो गया। लेकिन जब यह उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था। तो इसके विभाजन के संबंध में याद रखना कि 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, ये आपको याद रखना। फिर प्रथम राज्य की भाषा, तो प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब हुई थी? तो उसके संबंध में याद रखना है अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी प्रथम राज्य की भाषा के रूप में घोषित हुई थी उत्तर प्रदेश की, इसको आपको याद रखना है। लेकिन इसके संबंध में एक फैक्ट और है कि 26 जनवरी 1959 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई जो हिंदी भाषा थी, जो कि देवनागरी लिपि में थी। 26 जनवरी 1968 से यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सभी कार्यालयों में हिंदी को कब अनिवार्य किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य राज्य की भाषा के रूप में बना दिया गया था। और राज्य की भाषा के रूप में, पहली राज्य की भाषा के रूप में घोषणा कब हुई थी? तो अक्टूबर 1947 में। फिर द्वितीय राज्य की भाषा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा क्या है? उर्दू। जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है उर्दू है, जिसको कब 1989 में बनाया गया था। दूसरी राज्य की भाषा 1989 से उर्दू को बनाया गया। फिर एक प्रश्न आएगा राजकीय पशु, तो बारहसिंगा, बहुत आसान है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच, राजकीय पक्षी कौन सा? सारस या क्रोंच। फिर राजकीय वृक्ष इसका अशोक हो जाएगा। पुष्प पलाश या टेसु, जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प के रूप में किसको शामिल किया गया है? पलाश या टेसु को। फिर आपका आता है राजकीय खेल हॉकी। यहाँ पे आप एक बात से ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का तो राजकीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। आपको याद रखना, कहीं आपको लिखा मिलेगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा हो गया? हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के संबंध में पूछा जाए तो आपको याद रखना है एक वृत्त में 2 मछली। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। जो इसमें इसके संबंध में एक बात और आपको याद रखनी है कि जो 2 मछलियां हैं वह अवध के नवाब का प्रतीक है। साथ में इसमें 2 धाराएं हैं जो गंगा यमुना का प्रतीक है, और इसके अलावा जो यह तीर धनुष है वह भगवान राम के प्रतीक के रूप में इसमें शामिल किया गया है। और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है यह 1938 में स्वीकृत किया गया, जिसमें एक वृत्त में 2 मछली और गंगा यमुना की धारा और साथ में एक तीर धनुष है। फिर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के विषय में आप जानिए।
प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है उसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है कि एनसीआर में शामिल किया। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो मैंने आपको बताया था जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कहीं एक बार पॉलिटी मैंने आपसे चर्चा की थी कि इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। और कौन कौन से 8 जिले हैं? इसमें मेरठ आपको याद रखना है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। कौन कौन से जिले हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले हैं जो आपके एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। और 4 जिले ऐसे हैं जिसमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस एवं सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस एवं सहारनपुर ये प्रस्तावित जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया जाना। तो जब एनसीआर में शामिल जिलों से इतर कोई जिला देगा तो इन्हीं 4 जिलों में से जिला उठा के आपके विकल्प में देगा। लेकिन चूंकि आपको ये 8 याद है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। तो एनसीआर में शामिल 8 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, फिर आपका आ गया बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इनको याद रखना है। और जो प्रस्तावित 4 जिले उसमें कौन कौन सा है? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। फिर राज्य विधानमंडल के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है तो उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है? या द्विसदनात्मक विधानमंडल है, इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। फिर राज्य विधानसभा का प्रथम गठन, उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। आपको याद रखना है कि जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा का गठन हुआ था। कुल विधानसभा की सीटें कितनी? पहले 404 थी। कुल विधानसभा की सीटें पहले 404 थी, लेकिन चूंकि अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है इसलिए कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में? 403 सीटें हैं, जो कि भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। अगर विधान परिषद की सीटें आपसे पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, जो कि संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य की विधान परिषद सीटों से सर्वाधिक है। फिर सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला पूछा जा सकता है आपसे। तब आपको याद रखना है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला यदि आपसे उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो वह प्रयाग, वर्तमान का प्रयागराज, पहले जो इलाहाबाद था वह सर्वाधिक सीट वाला जिला है, जिसमें कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। विधानसभा की कितनी सीटें? 12 सीटें। फिर आपसे पूछा जाएगा न्यूनतम सीटों वाला जिला, न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन कौन सा है? तब आपको याद रखना है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। 3 ऐसे जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिसमें विधानसभा की 2-2 सीटें शामिल हैं। कितनी? अगर अधिकतम में पूछा जाएगा तो प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। न्यूनतम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट शामिल है, जिसमें 2-2 सीटें शामिल की गई। फिर आरक्षित सीटों की बात की जाए कि विधानसभा में किस प्रकार का आरक्षण है, तब आपको याद रखना है कि विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जिसमें कुल 403 सीटें हैं, उसमें 86 सीटों का आरक्षण है, जिसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित की गई हैं। तो यह आज आपके लिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के संबंध में थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उत्तर प्रदेश के विषय में काफी विस्तृत चर्चा आपसे करते हुए आपकी तैयारी को काफी मजबूत करेंगे। और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में जिसमें भी यूपीजी के, खासकर उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम के लिए यह यूपीजी की आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान, भारत के सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करने हैं तो 60 वीडियो की श्रृंखला राष्ट्रीय उद्यान की चल रही है, वहां जाकर आप भारत के सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।